नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी पॉलिटी की, उसका ये नेक्स्ट पार्ट होगा। आज हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको देखेंगे, बहुत विस्तार से देखेंगे। अनुसूचियों से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा, और आप 1 या 2 पेज में इसका नोट्स बना लीजिए और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और आपका ये कंठस्थ हो जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भारतीय संविधान था, उसका जो मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, उनको हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। ओके, तो हम लोग देखें कि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, कि भारत में जो भी स्टेट और यूटीज हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं या संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, तो ये 9 संख्या हो गई थी। 9 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2019 में दमन दीव और दादर नागर हवेली इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ओके, जिससे 9 से संख्या घटकर 8 हो गई। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्लियर किया है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हुई थी और दमन दीव और दादर नागर हवेली को 1 कर दिया गया, जिससे एक संख्या घट गई और वो संख्या 8 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गई। ओके, अगर स्टेट की बात करें तो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उनकी सीमा और उनके नामों का वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र हुआ है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ओके, राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, तो इन सब जो पदाधिकारी हैं उन सब का जो वेतन भत्ते की बात की गई है वो दूसरी अनुसूची में बात की गई है। ये संवैधानिक लोग होते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे होते हैं, और इनके जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में वर्णन है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप की बात की गई है। तीसरे अनुसूची में जिन पदाधिकारियों के यहाँ वेतन भत्तों की बात की गई है, उन्हीं पदाधिकारियों की यहाँ पे शपथ की बात की गई है। तो याद रखना है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जबकि दूसरी में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तीसरी में शपथ है, जबकि चौथी अनुसूची में सभी राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा, उसका वर्णन आपकी चौथी अनुसूची में किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। पांचवी अनुसूची बताती है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, उसमें किस तरह से प्रशासन किया जाएगा, वहां कौन से रूल लागू होंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपकी पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। याद रखना है दोस्तों कि छठी अनुसूची में ये 4 ही स्टेट दिए गए हैं। कभी कभार होता है क्या है कि इसमें पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट नहीं है, तो आपको याद रखना है कि असम, मेघालय दोनों पास पास है, और त्रिपुरा और मिजोरम भी पास पास है। तो इनके जो जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा
वो आपकी छठी अनुसूची के द्वारा किया जाएगा। सातवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। याद रखना है दोस्तों, सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसके तहत 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची। याद रखना कि संवर्धी सूची का प्रावधान आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। संघ सूची में अभी 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब संविधान बना था मूलतः संविधान में 97 सब्जेक्ट थे। ओके, जबकि राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं, जबकि मूल संविधान में 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। वहीं पर संवर्धी सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मूलतः संविधान में 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। याद रखना दोस्तों कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, जबकि राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन संवर्धी सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर कानून ओवरलैप करते हैं तो केंद्र का कानून वहां पे लागू माना जाएगा, ये आपको यहाँ याद रखना है। तो सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात करती है। आपको ये यहाँ तक याद रख लेना है कि पहली में आपके संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, दूसरी में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतनों की बात की गई है, जब वेतन आएगा तो भी शपथ भी लिया जाएगा। फिर 3 एक साथ याद कर लेना है ये कि संघ और राज्य क्षेत्र, फिर प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, फिर शपथ। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। फिर हम लोग 5वीं अनुसूची में आएंगे तो वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। और छठी अनुसूची में ही मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। और 7वीं में आपके केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन की बात की गई है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची। ओके, नेक्स्ट है आपकी 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। वर्तमान समय में दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हैं। आपसे पूछा जाए कि किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, वो है आपकी 8वीं अनुसूची, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा हैं, लेकिन मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पे मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। ओके, ये आप लिखा हुआ है, 14 भाषाएं हुआ करती थी। ठीक है, इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी है। याद रखना दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ओके, फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन 1967 में 1 जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 जोड़ी गई। तो इस तरह से प्रेजेंट टाइम में जो भाषा है वो उनकी संख्या 22 है। तो ये आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची, याद रखना दोस्तों कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें कहा गया कि भूमि सुधार और जो जमींदारों के पास जो संपत्ति है या जो जमीन है उसको लेके कुछ सुधार किए गए। तो इस वजह से एक नई अनुसूची जुड़ी गई, 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधारों की बात की गई। पहले संविधान संशोधन, याद रखना, जो 9वीं अनुसूची थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जबकि 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून के आधार पर बनाया गया। 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून, याद रखना कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, नोट्स बनाते समय आपको इस सूची के पास ही, यहाँ जगह नहीं था इस वजह से मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लेना कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया है।
और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है कि जब कोई भी मेंबर एक दल से दूसरे दल में जाता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, उसकी जो सदस्यता है, तो किस तरह से सदस्यता रहेगी उसकी, वो आपकी 10वीं अनुसूची में वर्णन है। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायतों के संबंध में बात की गई है और प्रेजेंट टाइम में इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ये भी पूछा जाता है कि पंचायतों में प्रेजेंट टाइम में कितने सब्जेक्ट हैं। तो अभी 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं जो पंचायतों का प्रावधान करती है। ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। 12वीं और लास्ट अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और उसमें 18 सब्जेक्ट हैं और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये देखा आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और 1 से 2 बार इसको आप देखिए, आपको याद हो जाएगा इजीली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है। देखिए पीसीएस में ये पूछा जाता है कि मिलान कीजिए, सूचियों का मिलान कीजिए, पहली सूची। देखिए इन दोनों में तो कंफ्यूजन होता ही है, चौथी और पांचवी में, क्योंकि ये दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रशासन की बात करता है। तो कहीं वो चौथी में दे देगा कि असम मेघालय, या फिर चौथी में दे देगा, इस तरह से इसमें आपको कंफ्यूजन करता है। आप इस 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये कंटेस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।